Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 11 of Building Services subject. So today we will discuss about unit number 2 is Electrical Services and Layout. This unit is covered 20 marks out of 70. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज क्या है? तो हमें पता है कि हमारे आसपास में हम जहां भी देखते हैं वहां सभी में इलेक्ट्रिकल सर्विसेज यूज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपके घर के अंदर जो भी लाइट है, फैन है, जो भी इस्त्री, हीटर या फिर जो भी वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वो सब कुछ एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक पार्ट है। ऐसे ही अगर हम कोई मैकेनिकल यूज में देखें या फिर कोई इंडस्ट्री में देखें तो वहां पे भी जो मशीनरी है, जो वेल्डिंग का जो इक्विपमेंट आता है, वो सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड होगा। उसके बाद अगर देखें तो कमर्शियल में भी आपका जो सिनेमा है, सिनेमा के अंदर जो भी आपका लिफ्ट होता है, जो भी वहां पे भी जो भी लाइटिंग का जो भी फैसिलिटी है, वो सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के अंदर आएगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर हम इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, इसकी कौन सी टर्म्स है, ये आपका बेसिक ही रहेगा सब कुछ, लेकिन सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां पे हम कंडक्टर टाइप का कुछ टर्म्स यूज करेंगे। वो सबसे पहले हम सभी टर्म्स देखेंगे। उसमें कंडक्टर आता है, तो कंडक्टर क्या होता है तो वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, एम्पियर क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। आपके इस लेक्चर के अंदर हम ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे। सो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्विसेज होगा। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन से टर्म्स ज्यादा यूज होंगे। तो सभी टर्म्स का मैंने मेंशन किया है, लेकिन इसका ब्रीफ में हम अभी देखेंगे आपका टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं इसको डिफाइन करूंगी कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर दैट मीन्स के वो आपका जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होने देगा, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे, इसको हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के बाद क्या होगा, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ ई, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वन एंड से अनदर एंड तक वो मूवमेंट करेगा। क्लियर? तो ये जो मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो सिंबल है वो होगा आई। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो इसका एम्पियर यूनिट रहेगा। यूनिट क्या आएगा इसका, तो वो आएगा एम्पियर। क्लियर? और आपकी एक इक्वेशन की पी इसके अंदर आएगी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी एम्पियर। क्लियर? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी एम्पियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Q क्या होगा, तो Q आपका होगा कूलम, और T क्या होगा, T आपका होगा टाइमिंग, यानी कि सेकेंड है वो आपका T होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए आपकी ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी एम्पियर। क्लियर? अभी इसके बाद आपका है एम्पियर। तो एम्पियर के लिए आपका जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा एम्पियर इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। यानी कि अगर मैं एम्पियर को लिखूं आई, तो यहां पे होगा 1
यहाँ पे होगा ए, एम्पियर फॉर ए। क्लियर? तो आपका होगा यहाँ पे 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर? तो एम्पियर भी आपका यही है, इलेक्ट्रिकल करंट का जो आपका यूनिट है उसको ही डिफाइन किया है। तो अगर मैं इसमें इसकी जो डेफिनेशन है बोलूँ तो वो है व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम पास होगा 1 सेकेंड के अंदर, तो इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। क्लियर? तो ये आपका होगा एम्पियर, जिसमें आपका आएगा कूलम डिवाइड बाय सेकेंड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको हम EMF भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको EMF से डिनोट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, वो आपका होगा सिंबल E। क्लियर? और इसका जो यूनिट है, यूनिट होगा वॉल्ट। क्लियर? सिंबल रहेगा E और यूनिट होगा वॉल्ट। इसको हम ब्रीफ में डिफाइन करेंगे, लेकिन इस दोनों का हमें डिफरेंस देखना है, तो उसके बाद ही हम इस दोनों को ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बताऊं आपको तो आपका क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि जो वर्क हो रहा है या फिर जो भी एनर्जी लॉस हो रही है, क्लियर, डिफाइंड बाय चार्जेस, तो वो आपका होगा वोल्टेज W अपॉन Q। क्लियर? तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अभी हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद सभी जो टर्म्स है उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें EMF और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो ये दोनों का डिफरेंस हमें सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द EMF। तो EMF क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसेंशियली टू मेक करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने के लिए उसको कंडक्टर की जरूरत होगी। क्लियर? तो अगर ये कोई फ्लो, अगर कोई इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो पास हो रहा है कंडक्टर में से, क्लियर, तो उसके लिए जो पास होने के लिए उसको कुछ वर्क भी करना होगा। क्लियर? कुछ वर्क के अकॉर्डिंग ही वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है वो यहां से यहां जाएगा। तो ये वर्क करने के लिए क्या होगा, आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर? इसके लिए आपको कुछ एनर्जी लगेगी। तो ये इस एनर्जी के लिए आपको बैटरी, ये एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, तो बाय बैटरी। क्लियर? तो आपको जो बैटरी में से जो एनर्जी मिलेगी तो इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड EMF। तो इसको हम बोलेंगे EMF। क्लियर? तो अगर हम उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर डिफरेंस है, डिफरेंसेस भी बोलेंगे इसको हम, तो वो क्या है आपका, तो वो आपका होगा, इसको मैंने पहले भी बताया इस तरह से, ये आपका होगा वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी बोलेंगे। तो वो आपका क्या होगा, जो भी वर्क हो रहा है या फिर जो भी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है डिवाइड बाय जो भी आपका चार्जेस है, तो वो आपका होगा वोल्टेज या फिर चार्जेस। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो अगर कोई सर्किट है आपके पास और वहां पे आपका जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको आपको वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको वर्क करना होगा। क्लियर? तो ये जो आपका वर्क करना होता है इसको हम बोलेंगे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस या फिर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कॉलम।
1 कूलम। क्लियर? तो अभी इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे। ये आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट था। तो नंबर 2 पॉइंट देखेंगे। तो जो आपका EMF है मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू पास करंट इन सर्किट। फोर्सेस required to pass current in circuit। क्लियर? और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस है, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सर्किट। difference is of potential energy between 2 points in circuit। क्लियर? तो इसका यूनिट क्या रहेगा? तो इसका नंबर 3 आएगा। इसका जो यूनिट है वो है वॉल्ट। और यहाँ पे अगर नंबर 3 देखे तो इसका यूनिट भी क्या है? तो इसका यूनिट भी है वॉल्ट। दोनों का यूनिट कैसा है? सेम ही है। तो ये आपका है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स थे इलेक्ट्रिकल सर्किट के, वो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके बाद है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वर्ड पे से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस क्या है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको फ्लो करने से रोकता है, अपोज करता है। तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जो आपका अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है तो वो यहाँ पे फ्लो ही ना हो तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि इसको रोक रहा है, अपोज कर रहा है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे R से, इसको हम डिनोट करेंगे R से। क्लियर? तो R क्या होगा? R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर। क्लियर? वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर वो आपका होगा R। और इसको हम बोलेंगे कैसे? तो इसको जो आपका R है उसका जो हम डिनोट करते हैं, तो अगर इसका यूनिट बोले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम बोलेंगे ओम। इसको हम बोलेंगे ओम। क्लियर? तो ये आपका है रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे ओम। रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? कि जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है उसको अपोज करेगा, उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट नहीं पास होने देगा, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। यानी कि इसको अगर बोले तो इसको बोलेंगे अवरोधक, जो आपका अवरोध पैदा करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर। तो R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको हम बोलेंगे ओम और ऐसे इसको डिनोट करेंगे। क्लियर? इसके बाद है कंडक्टर। तो कंडक्टर को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं कि मटेरियल विच allow the current to flow easily, the current to flow easily, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल कि जहां पे आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो इजीली हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताऊं तो जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी इसके एग्जांपल्स है। यानी कि कंडक्टर किसको बोलेंगे? जो आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको इजीली फ्लो करने दे, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, वहां से आपका जो इजीली इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। क्लियर?
उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक आपका एक्स्ट्रा एक टर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एरो करके एक लिख देती हूँ, जो है इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या है? जो अपोज करेगा इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने के लिए, उसको अपोज करेंगे, यानी कि उसको पास नहीं होने देगा। जो भी इलेक्ट्रिकल करंट है उसको पास नहीं होने देता, तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। क्लियर? तो ये आपका एक टर्म ये बाकी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स है वो क्या, कौन कौन से है? जैसे कि ड्राई वुड है या फिर रबर है, वो सब कुछ इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है आपका जो सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या है? तो कोई ऐसा मटेरियल जहां पे कई बार ऐसा होता है कि वो अलो करता भी है करंट को पास होने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि वो अलो नहीं भी करता पास होने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो इसके एग्जाम्पल है। क्लियर? इसको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, जो आपका होगा 1/ρ, जो आपका होगा 1/ρ। इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये आपका है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो इसका ये वन लाइनर जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है, और यहाँ पे लिखना है कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अभी आपका नेक्स्ट टर्म है क्या है? वर्क। तो वर्क आपको पता ही है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर? तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे वर्क डन। जो इसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और आपका जो फोर्स है उसका यूनिट होगा न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। तो जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ये भी आपको याद रखना है। वर्क डन आप सभी को पता ही है कि वर्क डन क्या है? तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद आपका आएगा पावर। तो पावर तो आपको पता ही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि P इक्वल टू W/T। इट इज कॉल्ड पावर, रेट डूइंग वर्क। सो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका यूनिट होगा वॉट। क्लियर? उसके बाद है आपका एनर्जी लास्ट में। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी का जो यूनिट है वो है, इसका यूनिट है किलोवाट आवर, या फिर हम वॉट आवर भी बोल सकते हैं, या फिर वॉट सेकेंड। यह सभी इसके यूनिट्स है। तो क्या है? पावर इनटू टाइम। तो ये आपका हो जाएगा एनर्जी। क्लियर? तो ये आपके सभी जो टर्म्स है, हमने 11 टर्म्स देखे, यहाँ पे एक इंसुलेटर यहाँ पे ऐड किया है, यानी कि 12 जो टर्म्स देखे वो सभी आपको याद रखनी है। क्लियर? ये सभी टर्म्स का आगे यूज होगा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड लेआउट के जो आपका जो चैप्टर चल रहा है इसके अंदर। तो ये आपकी हो गई टेक्निकल टर्म्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है वो सब कुछ है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ किया है टाइम अकॉर्डिंग करंट, यानी कि यहाँ पे टाइम लिखा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लिखा है करंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि डीसी करंट क्या है। तो डीसी करंट क्या है? तो डीसी करंट ऐसा है कि जहां पे आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है डज नॉट चेंज, यानी कि जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में रहेगी, यहाँ पे अप डाउन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आपके टाइम रिलेट टू करंट अगर हम ड्रॉ करें तो आपका ऐसे आएगा, उसके बाद आपका ऐसे आएगा, और उसके बाद आपका ऐसे आएगा। यानी कि अगर अप
डायरेक्शन है तो अप ही रहेगा, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। यानी कि टाइम और करंट का अगर हम रिलेशन यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपका एक ही डायरेक्शन रहेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डजंट चेंज, बट मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि ये प्लस ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है डज नॉट चेंजेस। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है करंट रिलेट टू टाइम का ग्राफ। तो आपका डीसी करंट ऐसे आएगा। अगर डीसी करंट का कोई अगर हम एग्जांपल ले तो कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, जो बैटरीज है या फिर जो डीसी जनरेटर है, वो सब कुछ आपका डीसी करंट के अंदर आएगा। जैसे कि बैटरीज और डीसी जनरेटर। क्लियर? ऐसे ही मैंने अल्टरनेटिव करंट का भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है। क्लियर? तो इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विथ टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं करंट ड्रॉ करूं तो वो कैसे आएगा, तो दोनों ही चेंज होंगे, यानी कि अल्टरनेटिंग रहेगा। कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है। तो यहाँ पे होगा आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंजेस विथ टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा, और जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट, यानी कि कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, विथ रिलेट टू टाइम। क्लियर? अगर इसका हम एग्जाम्पल ले तो वो भी आपको पता होगा कि एसी करंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। क्लियर? तो ये आपका होगा एसी करंट और ये आपका होगा डीसी करंट। तो डीसी करंट के अंदर क्या आएगा, आपका जो डायरेक्शन है डजंट चेंज, बट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस हो सकता है। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव करंट है वहां पे आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बोथ आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एसी करंट और इसको हम बोलेंगे डीसी करंट। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा वो क्या देखा, तो हमने जो भी इलेक्ट्रिकल टर्म्स थी, इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिलेटेड जो भी टर्म्स था वो सभी हमने डिफरेंट टर्म्स देखी, और उसके बाद हमने देखा डीसी करंट और एसी करंट। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।